नमस्कार दोस्तों, अपराध के इस दलदल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एमबी यानी कि मस्तान भाई सब जात वाला एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ, क्योंकि अपराध सिर्फ किए नहीं सुनाए भी जाते हैं। जेल के अंदर आ जाने के बाद कई महीने तो ठीक से बीत गए, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। हर महीने जेल में खर्च के लिए बाहर से पैसे आ जाते थे, जो एक मोटी रकम होती थी। जेलर, सिपाहियों और मेस में अलग से खाना बनाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। जिस मेस में 10 लोगों के साथ मेरा खाना बनता था, सबका खर्चा मेरे हिस्से से ही चलता था। जेल में गुटखा, सिगरेट, दारू सब मिलता था, लेकिन दुगने दाम में। मेरे साथ जितने लड़के थे, सबका खर्च मुझे ही चलाना पड़ता था। पिछले महीने जेल में पैसे नहीं आए। ये बात मुझे दूसरे कैदी, जो हमारा भंसिया जो खाना बनाता है, उसने बताई। मैंने पूछा कि पैसे क्यों नहीं आए हैं। तब उसने बताया कि भाई जी कहीं बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा, ननकी कहाँ है? वो भाई का मुख्य आदमी था, सभी पैसे का हिसाब किताब वही संभालता था। उस वक्त बात ठीक ठीक समझ में नहीं आई। मैंने एक दूसरे कैदी को बोला कि तू भर दे इस महीने का, मैं मंगवाता हूं पैसे। उसने मेरा सम्मान करते हुए तुरंत कहा, जी भाई जी, कर देता हूं। लेकिन मुझे थोड़ा खटक जरूर गया था और बुरा भी लगा, क्योंकि मैं भाई पर कभी भी शक नहीं करता था किसी भी चीज के लिए। मैंने सोचा शायद वो कहीं बाहर गए होंगे, आने पर ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे महीने भी पैसा नहीं आया। चाहे आप कितने बलवान हो या दुर्दांत, आप खर्च करेंगे तो आपके चेले चपाटे आपके चारों तरफ बने रहेंगे। इससे आपके रसूख का पता भी चलता है, खासकर जेल में। इसी बीच फूफा जी का जेल में मिलने आना हुआ। अब जेल में आम मुलाकातियों की तरफ भीड़ भाड़ में मिलना नहीं होता था। जेलर के कमरे के बगल में एक हॉल था, वहां बैठकर आराम से मिलता था मैं या मेरे जैसे और भी दूसरे दबंग कैदी। फूफा जी ने बताया कि शादी तय कर दिया हूं। लड़का सरकारी नौकरी में है, बहुत अच्छा परिवार है, बस दहेज थोड़ा ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप शादी की तैयारी करिए, माँ को कहना कोई चिंता न करे, बहन की शादी खूब धूमधाम से होगी। मैंने चलते समय उनसे कितना खर्च होगा के बारे में पूछ लिया था। फूफा जी ने बताया, मात्र 15 लाख नगद, 10 लाख का सोना और बस एक 4 चक्के वाली गाड़ी। मैंने इतने पर ही मामला तय करवा दिया है। मैं थोड़ा ठिठक गया, लेकिन चेहरे का भाव सहज करते हुए पूछा कि फूफा, ये कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं मांग दिया उन लोगों ने? उसके बाद दरवाजे पर खाने पीने की भी व्यवस्था, गांव का भोज भात, न्योता पेहानी, रिश्तेदारों का लेन देन, सब मिलाकर खर्च 40 लाख के ऊपर चला जाएगा। मैंने खुद को थोड़ा संभालते हुए फूफा जी से कहा, ठीक है, आप दिन उतारिए। तिलक फलदान में तो मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 2-2 बार परोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल शादी में आ पाऊंगा। आपको पैसे समय से पहुंच जाएंगे, आप तैयारी करिए। मुझे लगा कि भाई जी इतना तो जरूर करेंगे मेरे लिए। मैंने कभी भी उनसे खुलकर पैसे की मांग नहीं की थी किसी कांड के बाद, जबकि इतना अपराध किया होगा मैंने उनके कहने पर। थोड़ा ज्यादा है पर हो जाएगा, साला एक ही तो बहन है। यहां तो उसको कोई सुख मिला नहीं, शायद ससुराल अच्छा मिल जाए तो खुश रहेगी बेचारी, उसके लिए कुछ भी करूंगा। फिर भी रकम थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। मैंने फूफा से कह तो दिया, पर मन में थोड़ा संशय भी हुआ। लेकिन भाई जी के पास बहुत पैसे हैं, कई मार्केट, कितने बस चलते हैं, कई पेट्रोल पंप हैं, और उसके अलावा कितने अवैध धंधे भी हैं उनका। उनके लिए 40-50 लाख की रकम कोई बड़ी बात नहीं। मैं बेकार ही सोच रहा हूं, लेकिन चिंता लगी रहती कि भाई जी से एक बार बात हो जाए तब निश्चिंत हो जाऊंगा। उन दिनों मोबाइल आ गया था बाजार में, लेकिन आज के जितना सामान्य और सस्ता नहीं था। जेल में किसी सिपाही को हर छोटे बड़े कॉल के लिए मोटे पैसे देने पड़ते थे, और बाहर भी सबके पास फोन नहीं होता था। मैंने भाई जी के नंबर पर कई बार फोन लगाया,
लेकिन वो सच में बाहर गए हुए थे। फ़ोन रोमिंग में था और वो अपरिचित नंबर नहीं उठाते क्योंकि उसमें भी पैसे लगते थे। तब मैंने उस नंबर पर एक संदेश टाइप करके भेजा, भाई जी मैं गोविंद, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुरंत कॉल करिएगा, आग्रह है। जाहिल आदमी लोग मैसेज वगैरह नहीं देखता। कॉल नहीं आया। मुझे लगा मैसेज नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, कल जब सिपाही आएगा तब फिर से फ़ोन लगाकर बात कर लूँगा। मन को समझाया कि अभी दिन भी तो नहीं उतरा है शादी का, हो ही जाएगा इंतजाम। फिर भी भाई जी के भरोसे रहना ठीक नहीं है। तब तक कुछ और लोगों को देखता हूँ। मैंने अपने भरोसेमंद लड़कों को कहा कि जिन मारवाड़ियों और सोनरपट्टी के सोना वालों से भाई जी का पैसा आता है उन लोगों को खुद ही कॉल करके बोलता हूँ। साला लोग मना थोड़े करेगा, मेरा नाम सब जानते हैं। मैंने कईयों को खुद से कॉल लगाया और किसी को 5 तो किसी को 10 लाख के लिए बोल दिया। डर के मारे सब साले जी भाई जी बोलकर भरोसा दिया कि पैसे पहुंच जाएंगे। कुछ लोग गिड़गिड़ाने लगे। तब मैंने प्यार से समझाया उन्हें कि ये कोई रंगबाजी टैक्स नहीं है भाई जी जो तुम्हें बार बार देना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक बार ज़रूरत है, मैं सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ और बार बार नहीं बोलूँगा। मेरे आग्रह को किसी ने चेतावनी तो किसी ने धमकी, लेकिन किसी ने ना नहीं कहा। पैसों के लिए मुझे लगा भाई जी से बात नहीं भी होगी तब भी काम हो जाएगा। थोड़ा तात्कालिक राहत मिली मुझे। इसी बीच फूफा जी विवाह का छपा हुआ कार्ड लेकर जेल पर मिलने आ गए। मैंने कार्ड में छपे मुहूर्त की तारीख को नज़दीक देखकर उनसे कहा भी कि एक बार पूछ तो लेते कम से कम। वो कहने लगे, दिक्कत क्या है? तुम्ही ने तो कहा था जितना जल्दी हो शादी तय करिए। मैंने कहा दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जेल में हूँ और भाई जी भी बाहर गए हुए हैं, इसलिए पैसों के इंतजाम में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अब तारीख निकल ही गई है तो कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ, हो जाएगा। फूफा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा कि वो लोग कैसे कैसे तो तैयार हुए हैं बाबू, पैसे फालदान से पहले नहीं पहुंचे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए, आपके घर समय से सारा पैसा पहुंच जाएगा। कह तो दिया था मैंने, लेकिन अब दिमाग पर प्रेशर और बढ़ गया कि साला करूं क्या। जितनों को कॉल किया था उसमें से किसी ने मना भी नहीं किया था, लेकिन घर पर अब तक पैसे भी नहीं पहुंचे थे। एक विश्वास मन में था कि भाई जी से बात हो जाएगी तो सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने इतने काम किए हैं उनके लिए और पैसे जरूरत से ज्यादा कभी नहीं मांगा। मैंने अगले दिन सिपाही को बुलाकर फिर से कई फोन किए। तब कहीं जाकर ननकी ने फोन उठाया। मैंने कहा, ननकी भाई जी से बात करा अर्जेंट में। उसने बोला, भाई जी पटना के किसी मंत्री के घर के अंदर बैठे हैं, निकलने पर ही बात होगी। मैंने कहा, अरे भाई मैं कोई बाहर थोड़े ही हूं जो कभी भी फोन लगा लूंगा, मेरी बात करा, अर्जेंट है। बात तो अभी नहीं होगी, तू बता बात क्या है। मैंने उसे बता दिया कि बहन की शादी है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। शादी का डेट भी तय हो चुका है। मेरा परोल के लिए बढ़िया वकील रखकर मेरा परोल लगवाओ और पैसे का इंतजाम करवाओ। उसने थोड़ा चुप्पी रखने के बाद बोला, तुमने मारवाड़ियों और सोनारों को सीधे सीधे पैसे के लिए फोन करके अच्छा नहीं किया और कॉल कट कर दिया। फिर मैंने कई बार कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और ज्यादा कॉल करने पर उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। तब मेरा दिमाग एकदम से ठनक गया। अब मुझे समझ में आ गया कि जेल का खर्चा क्यों नहीं आ रहा है। भाई जी को बुरा लगा है कि मैंने खुद से लोगों को क्यों फोन किया, पैसों के लिए उनके असामियों को। वो लोग फिक्स पैसा देते हैं हर महीने उनको। अब क्या वो लोग 2-2 जगह पैसे देंगे? सारा खेल समझते देर नहीं लगी। अब काटो तो शरीर में खून नहीं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। शादी है बहन की, अब समय भी नहीं बचा है, ना पैसे का जुगाड़ हुआ है, ना मेरे निकलने का कोई प्रबंध है। बाहर होता तो कुछ भी करता, कुछ भी, शायद डाका डाल देता। बहन की शादी का सवाल है, लेकिन अब क्या करूं। फूफा जी को उनके किसी पड़ोसी के लैंडलाइन पर फोन किया कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा
कि कल फलदान है और तुम अभी कह रहे हो कि डेट बढ़ा दीजिए। मैंने कहा मुझे बाहर आने दीजिए, तब तक रुक सकता है तो रोकिए। उन्होंने कहा कि कैसी बात कर रहे हो बच्चों वाली, सब हो चुका है, कार्ड छप चुके हैं, कल तिलक जाएगा, 4 दिन बाद शादी है और तुम। अरे शादी में तो अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन तिलक के लिए कम से कम 15 लाख नगद और गाड़ी, बर्तन बासन, सोना, गाड़ी घोड़ा, इन सब के लिए भी 10 लाख और कोई 2 आदमी 7 लाख रुपए घर दे गया है, फूफा जी ने कहा। एक 5 लाख और दूसरे ने 2 लाख। 5 लाख किसी भाई जी ने भेजा है और 2 लाख कोई खेमका जी मारवाड़ी ने भेजा है। मेरे मुंह से निकल गया, गांडू को 10 बोला था तो 2 दे गया है। और भाई जी ने अपनी असलियत दिखा दी, केवल 5 लाख। उन्होंने मेरी औकात केवल 5 लाख मापी है। असलियत में एक शूटर की यही कीमत होती है। मैं ही ज्यादा उम्मीद पाल रखा था उनसे। मैंने कहा माँ से बताए हो? उन्होंने कहा 2 लाख रुपए घर में थे, उन्होंने मुझे बता दिया है। और उनका सब सोना जो उनके पास है, सब मिलाकर लड़के वालों को जितना देना है उसका आधा भी पूरा नहीं हो रहा। अब क्या करें? ये रिश्ता हाथ से गया अगर तो फिर बड़ी परेशानी होगी, दूसरा इतना अच्छा नौकरी वाला लड़का ढूंढने में। उसके बाद फूफा जी ने मुझे सुना दिया 4 बात। बड़ा अपराधी बनते हो, माफिया हो, बहुत नाम है तुम्हारा, अखबार रंगे रहते हैं तुम्हारे नाम से और ये हालत है तुम्हारी, कहकर फोन काट दिया उन्होंने। जबकि वो खुद चाहते तो तिलक के लिए बचे पैसे का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन ये उनकी बेटी नहीं थी। मैं 1-2 जगह और फोन घुमाया, लेकिन रिजल्ट जस का तस। अब भगवान जाने क्या होगा। मैं पूरी रात सो न सका जेल में। मेरा एक दोस्त जेल में था, उसने शांत रहने के लिए मुझे बार बार बोला, लेकिन क्या आप शांत रह सकते हैं ऐसे हालात में, इन परिस्थितियों में? मैंने पिताजी की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिला रखी थी। अब अगर बहन की भी शादी नहीं हुई तो लोग मुझे ही कारण बताएंगे, और माँ और बहन पर क्या गुजरेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने जीवन में कभी भी इतना भगवान भगवान नहीं किया होऊंगा। मैं अकेले में जेल के पैखाने में छिप कर रोए जा रहा था। लग रहा था धरती फाड़ दूं या क्या करूं, कैसे भागूं यहां से। बड़े जेल से भागना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट गया होता तारीख पे तो पक्का भाग जाता हथकड़ी सहित, लेकिन यहां से अभी भागना असंभव के बराबर है। लगता है किसी निर्दोष की हत्या का श्राप लगा है मुझे, इसलिए भगवान भी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मेरी ये दुर्दशा देख ली थी। वो जेल की दीवार के पास आकर मुझे इस हालत में देखकर मेरे से लिपट कर रोने लगा। मैं सब जानता हूं भाई, हम शूटरों हत्यारों की इतनी ही औकात होती है। मैं नहीं चाहता था कि तुमको इस वक्त ये सब बात बोलूं, लेकिन मुझे भाई जी के बारे में सब आइडिया पहले से था। वो बहुत बड़ा मादर चोद आदमी है। तुमको क्या लगता है कि उस पत्र में प्रोफेसर के लिए प्रेम संदेश लिखा हुआ था जो तुम प्रोफेसर चितेश्वरी बाबू को दिया था? वो सब जानते थे, लेकिन वो प्रोफेसर उनका लोड नहीं ले रहा था बहुत पहले से। ना विश्वविद्यालय का कोई काम उनको देता, और लाख डराने धमकाने के बाद भी आज तक 1 रुपया रंगबाजी टैक्स नहीं दिया था इन सालों को, जबकि उस विश्वविद्यालय के सभी लोग अपना पैसा समय से दे देते हैं। ये लोग थक हार कर उनकी हत्या करवाने के लिए एक नया इनोसेंट लड़का ढूंढ रहे थे। तुम आसानी से ट्रैप हो गए भाई। कॉलेज जाते वक्त तुमको पिस्टल देने की क्या जरूरत थी? जानबूझकर तुम्हें भेजा गया था ताकि तुम फंस जाओ किसी बड़े मुकदमे में, और उससे बचने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता न बचे सिवाय प्रोफेसर की हत्या के। इस तरह उन्होंने अपने रास्ते का एक बड़ा कांटा भी हटा लिया, और तुम्हारे जैसा सस्ता शूटर उनको हमेशा के लिए उपलब्ध हो गया। तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी इन बनियों को पैसे के लिए सीधे सीधे फोन लगाकर। बाकी बातें तो चल भी जाता, लेकिन उनको इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा है कि उनका पाला हुआ लड़का अब खुद से अपना गैंग बनाकर फिरौती और रंगबाजी टैक्स के लिए उनके महाजनों को खुद से फोन कर रहा है। हमारी तुम्हारी औकात उनके नजर में क्या है ये सोच। मेरे तेरे खुद के सोचने से कुछ नहीं होता भाई। फिलहाल ये सब छोड़,
कल शादी के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा पहले ये देख। उसने कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपए का इंतजाम तो बाहर है, हो जाएगा, लेकिन 2 लाख से तेरा काम होगा नहीं। मैं सुबह सुबह किसी को बुलवाता हूँ जो एक सूदखोर को जानता है, जो ब्याज पर पैसे देता है, लेकिन इतना बड़ा रकम देगा कि नहीं ये बड़ी बात है। वो भी इतने कम समय में, और वो भी हमारे तुम्हारे नाम पर। वो वैसे भी बिना कोई सामान या जमीन गिरवी रखे हुए पैसे नहीं देता किसी को भी, लेकिन मैं फिर भी कल बात करता हूँ उससे। मुझे उसका ये सहयोग बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अपनी नजरों में खुद ही गिरते जा रहा था। भाई जी ऐसा आदमी निकलेगा? मैंने कितने अपराध, हत्या जैसे जघन्य पाप उसके लिए लगभग फ्री में किया है। थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रिंटू शायद संभाल लेगा, लेकिन वो भी हरामी निकला साला। मेरा कक्षा में हमेशा आगे रहना, पिताजी की कई गांवों में इज्जत सम्मान उसको सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। ये बात मुझे बाद में समझ में आई, और जब तक आई तब तक सब खत्म हो गया था। अगले दिन वो सूदखोर नाम सुनकर ही डर से नहीं आया, मिलने वो भी जेल पर। फूफा ने शादी की तारीख आगे बढ़वा दी, ये बोलकर कि लड़की के भाई को चुनाव की वजह से पैरोल न मिल सका है, इसलिए शादी आगे बढ़ाते हैं। दरअसल मुंह छिपाने का यही एक सबसे अच्छा तरीका था उनका। जबकि मेरे से कई फोन करवाकर अपने लिए कई बड़े बड़े काम निकलवाए थे। वो चाहते तो शादी नहीं रुकती, लेकिन साला रिश्तेदार तो रिश्तेदार, कोई भी आपके फटी में आपके साथ खड़ा नहीं होता। यही दुनिया का असली स्वरूप है जो अब मुझे दिखाई दे रहा था। वास्तव में तिलक फलदान और शादी नहीं हो सकी पैसे की वजह से। लड़की वालों ने बिना पैसे के तिलक लेने से इनकार कर दिया था। याद रखना भाई लोग, जब किसी के लिए बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा। भगवान ने मेरी भी मदद नहीं की और शादी निश्चित तारीख पर नहीं हो सकी। बेचारी माँ और बहन, ऐसा भाई भगवान किसी को न दे। मैं अब माँ और बहन को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा था। शादी टूटने के ठीक 2 दिन बाद भाई जी का एक सबसे बड़ा जानी दुश्मन मुझसे मिलने जेल पर आया। उसने 50 लाख का ऑफर दिया कि मुझे भाई जी को खत्म करना पड़ेगा। दरअसल ये उसी शहर का एक माफिया था जिसकी कभी तूती बोलती थी, लेकिन भाई जी के प्रभाव में आने से उसका धंधा एकदम मंदा हो गया था, और राजनीति में भी उसकी जगह किसी और ने हड़प ली थी। ये सब लोग जानते थे कि मेरी वजह से भाई जी की ताकत कई गुना बढ़ गई थी, और अब भीतर खाने सबको मालूम हो रहा था कि मैं शादी वाली बात के बाद से भाई जी से बहुत नाराज हूं और उनका जानी दुश्मन बन जाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि ये पैसे अगर 2 दिन पहले आए होते तो बहन की शादी न टूटती। हालांकि इससे निपटने के लिए भाई जी ने अपनी सारी तैयारी जरूर कर रखी होगी, क्योंकि मेरे आक्रोश को उनको अब झेलना था। लेकिन अब मेरे सर पर खून सवार हो गया था। चाहे भाई जी कितना भी ताकतवर रहे हों, लेकिन उनको अब भगवान भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकता था। इसका लाभ लेने के लिए कई लोग मेरे पास संदेश भेज रहे थे, कोई सीधा तो कोई किसी के माध्यम से। यहाँ भाई जी ने बड़ी गलती कर दी थी। अब जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, फिर मैं किसी की बात की फिक्र क्यों करूंगा। पहले मैं मजबूरी बस अपराध के दलदल में फंस गया था और एक के बाद एक अपराध करते चला गया। लेकिन अब अपराध मेरा जश्न होगा, मेरा धंधा होगा, और मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी, यानी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे शहर का एसपी, डीएम, मेयर, पूर्व मेयर, भाई जी या कोई मंत्री भी। मैंने वो 50 लाख थाम लिए और उसमें से 25 लाख वापस करके उस माफिया से बोला कि मेरी कैसे भी जमानत करवाओ। जिला से हो जिला से, हाई कोर्ट से हो, जहां से भी हो, जितना रुपया खर्च हो, तुम मेरा सिर्फ एक काम करवाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उसने मुझे वो 25 लाख रुपए भी वापस दे दिए और मेरा दिल भी जीत लिया। उसने कहा, हाथ मिलाए हो तो हिसाब मत करो, मैं करा लूंगा तुम्हारी जमानत कैसे भी हो, चाहे जितना खर्च हो और जहां जाना पड़े। उधर भाई जी ने मेरी जमानत न हो इसके फिराक में लगे होंगे। उनको अपने जान का भी डर सता रहा होगा।
लेकिन मेरे टूटे हुए हौसले और मेरे पास पैसे का सोर्स कहाँ होगा, वो इस मुगालते में जरूर होंगे। मैं जाते वक्त उस माफिया से कहा, मेरे साथ मेरे दोस्त संजय का भी बेल लगा देना। उसने हंसते हुए कहा, ये तो यहीं से हो जाएगा, बेफिक्र रहो। दोस्तों, अब आपको बदला हुआ गोविंद मिलेगा, जिसने अपराध के तौर तरीके बदल दिए। मैंने जिसकी सुपारी ले ली उसको भगवान भी न बचा सके। अब मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या बचा था। मैं जब तक जिंदा हूं, अंडरवर्ल्ड के शिखर को चूमना ही मेरा मकसद रह गया था। मैं कुछ भी करता, लेकिन सबसे पहले भाई जी की हत्या होगी और अब होगा खूनी खेल। जुड़े रहिए, सुनिए मेरा अनुभव, अच्छी बातों को सीखिए और बुरी बातों से किनारा करिए। इस गंदी अंडरवर्ल्ड के अंधकार में कभी न फंसिए। आपका एमबी सब जात वाला। मैं एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ, क्योंकि अपराध सिर्फ किए नहीं जाते, सुनाए भी जाते हैं।